केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और किस किस की क्लास लगने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट पर आज आपको हर चैप्टर खोलकर दिखाऊंगा। पहले सोना ना खरीदने की अपील, फिर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। कौन सी रिपोर्ट मिलते ही पीएम मोदी ने सोना महंगा कर दिया। अगर देश के सभी बड़े मंदिर अपना सोना सरकार को लोन दे दें तो क्या गजब हो जाए। भारत के हर घर में पड़ा है सोना, अगर लोग अपना गैर जरूरी सोना सरकार को ब्याज पर दे दें तो कैसे अमेरिका भी पीछे छूट जाए। जिस यूएई में सोने की खदान नहीं है, वो देश सोने का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडर कैसे बना, चौंकाने वाला चैप्टर आपको दिखाऊंगा। पीएम मोदी की एक अपील पर कौन कौन से मंत्री जमीन पर आए, काफिला छोड़ साइकिल, रिक्शा और बस में चढ़। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग, इवेंट पर रोक, सरकारी खर्च के लिए कहां लिए गए बड़े बड़े फैसले। 22 साल, 54 ट्रिप, 60 करोड़ खर्च। कांग्रेस पर बीजेपी ने अब कौन सा बम फोड़ दिया कि राहुल गांधी के बचाव में उतर आई कांग्रेस। डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ पर आज शी जिनपिंग का एक छोटा सा हैंडशेक कैसे भारी पड़ गया, आपको दिखाएं। ट्रंप जिनपिंग की मीटिंग के बीच मार्क रूबियो के एक ऐसे बयान से क्या हो गया जिससे एलन मस्क भी हैरान रह गए, आज आपको दिखाने वाला हूं। यूपी में ऐसी आंधी चली, हवा में उड़ने लगा इंसान, कहां गिरे पेड़ और कहां दबी कार, सब डिटेल में आज आप देखने वाले हैं। कुदरती तांडव के बाद सीएम योगी का एक्शन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी यूपी में तबाही की तस्वीर देखकर कैसे परेशान हो गए। आंधी तूफान के बाद बारिश पर वो अपडेट जो उत्तर भारत की मुसीबत बढ़ाने वाली, ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को सुधारने के लिए एसआईआर का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। यह अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा, जहां लाखों बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। आयोग का दावा है कि इस बार प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाया गया है ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम की वजह से फिलहाल यह अभियान नहीं शुरू किया जा रहा है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने राज्य के चुनाव नतीजे घोषित होने के 9 दिन के बाद वीडी सतीशन के लिए नाम का ऐलान कर दिया है। दरअसल सतीशन पारावूर सीट से विधायक हैं और केरलम में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला का नाम आगे चल रहा था। रिजल्ट के बाद केरलम कांग्रेस अलग अलग गुटों में बंट रही है, जिसमें से एक गुट सतीशन के समर्थन में था, जिन्हें नई पीढ़ी और आक्रामक विपक्षी चेहरा माना जाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का आज दोपहर अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रतीक यादव के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने उनको मुखाग्नि दी। इस दौरान बैकुंठ धाम, भैंसा कुंड, शमशान घाट पर प्रतीक और समाजवादी पार्टी के समर्थक मौजूद रहे। इससे पहले प्रतीक के पार्थिव शरीर को धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने कंधा दिया और प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा में हुजूम लोगों का दिखाई दिया। राजधानी दिल्ली के रानीबाग थाना इलाके में चलती बस में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता काम से लौटने के दौरान सरस्वती विहार बस स्टैंड पर खड़ी थी, तभी एक बस रुकी और बस में मौजूद एक शख्स ने महिला को अंदर खींच लिया, जिसके बाद चलती बस में महिला के साथ गैंगरेप किया गया और फिर महिला को नागलोई मेट्रो स्टेशन के पास फेंक दिया गया। वहीं मामले में केजरीवाल ने भी पोस्ट कर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि यह घटना पूरे समाज के लिए कलंक है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। भट्टी के गैंग के गुर्गों और उससे जुड़े संदिग्ध लोगों पर पूरे देश में एक साथ छापेमारी की गई। हरियाणा एसटीएफ ने शहजाद भट्टी गैंग से संबंधित 90 संदिग्धों को पकड़ लिया है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी डिलीट करवाया गया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा शहजाद भट्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में अपना क्राइम नेटवर्क और स्लीपर सेल तैयार कर रहा था, अपने गैंग में भर्तियां कर रहा था और वो ये सब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर कर रहा था।
तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास। पहले सोना न खरीदने की अपील, फिर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। कौन सी रिपोर्ट मिलते ही पीएम मोदी ने सोना महंगा कर दिया। अगर देश के सभी बड़े मंदिर अपना सोना सरकार को लोन पर दे दें तो क्या गजब हो जाएगा। भारत के हर घर में पड़ा है सोना। अगर लोग अपना गैर जरूरी सोना सरकार को ब्याज पर दे दें तो कैसे अमेरिका भी पीछे छूट जाएगा। जिस यूएई में सोने की खदान तक नहीं है, वो देश सोने का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडर कैसे बन गया, चौंकाने वाला चैप्टर आपको बताने वाला हूं। विपक्ष पीएम मोदी के हर फैसले पर सवाल उठा देता है और कई बार तो विपक्ष को रिएक्ट करने में 1 घंटा भी नहीं लगता, जबकि पीएम मोदी के साथ ऐसा नहीं। नरेंद्र मोदी कोई फैसला या अपील करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद सही वक्त पर फैसला लेते हैं। चाहे उसमें कई घंटे लग जाए, कई दिन लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार सोच समझकर ही मोदी फैसला करते हैं। पीएम मोदी कोई अपील या फैसला करने से पहले उसका कंप्लीट होमवर्क भी करते हैं और जब पीएम को भरोसा हो जाता है कि उनके उस फैसले या अपील से देश का भला होगा, देश के 140 करोड़ जनता का फायदा होगा, तो उसके बाद ही वो उस फैसले पर मुहर लगाते हैं। 11 मई से ही देश की ज्वेलरी इंडस्ट्री में भूचाल आया हुआ है। मोदी विरोधियों के द्वारा यह बातें फैलाई जा रही हैं कि पीएम मोदी ने बिना सोचे समझे यह सोना न खरीदने की अपील कर दी। कई सर्राफा संगठन भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी को यह अपील करने से कम उनसे तो बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। इससे करीब 50 लाख लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। आप समझिए कि पीएम मोदी की अपील के बाद सर्राफा कारोबारियों के चेहरे उतर गए हैं। बड़े बड़े ज्वेलरी शोरूम के मालिक माथा पकड़कर बैठ गए कि 1 साल तक वो कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पीएम मोदी ने जन भागीदारी की जिस उम्मीद के साथ देश के 140 करोड़ लोगों से सोना ना खरीदने की अपील की, उस उम्मीद को कायम रखने के लिए अगर लोग मोदी का साथ देना शुरू करें तो क्या ही गजब हो जाए। आज का ये डिटेल आपको दिखाऊंगा कि कैसे देश की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है पीएम मोदी की इस अपील के बाद। हमारे घरों में महिलाओं के करीब 50% जेवर हमेशा तिजोरी में ही बंद रहते हैं और वो तभी निकलते हैं जब शादी ब्याह जैसा कोई खास मौका आता है। तो सोचिए कि अगर हम परिवार जिसमें सोना आपके पास जमा है, हर परिवार अपना गैर जरूरी सोना ब्याज पर सरकार को दे दे तो क्या होगा। इसका कितना बड़ा असर देश पर पड़ेगा, कैसे रातों रात भारत की किस्मत सोने की तरह चमकने लगेगी, आज ये आपको बताऊं। और इसी तरह अगर देश के सभी बड़े मंदिर अपनी तिजोरियों में रखे हजारों टन सोना सरकार को दे दे तो कमाल हो जाएगा। यह भी आज आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या कमाल हो सकता है। आज आपको यह भी बताऊंगा कि यूएई में जहां सोने की कोई खदान तक नहीं है, वो देश सोने का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड कैसे कर रहा है, सबसे बड़ा ट्रेडर कैसे बन गया। जब सोने के रेट से दुनिया में हाय तौबा मची हुई है, तब चीन दबाकर सोना क्यों खरीद रहा है। चांदी का क्या हाल है, क्या चांदी के रेट अभी भी कम नहीं होंगे। साथ ही बात होगी पीएम की पेट्रोल वाली अपील की भी। लोग ईवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम इस्तेमाल शुरू कर दें तो भारत को कितना फायदा होने लगेगा, यह सब आज आपको बताने वाला। लेकिन पहले ये ट्रिलर। जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। 11 मई को पीएम मोदी ने देश की जनता से सोना न खरीदने की अपील की और उसके 2 दिन के बाद यानी कि 13 मई को सोने पर भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई ताकि जो सोना पहले से महंगा है वो और महंगा हो जाए। पीएम मोदी ने क्या सोचकर किया, ये आगे आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी देखिए कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ते ही सीएमएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने के दाम कहां से कहां पहुंच गए। मोदी सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट टैरिफ 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया, जिसके बाद सोना चांदी की कीमत और ज्यादा बढ़ गई। मतलब जो सोना 1,50,000 से 1,55,000 के बीच में ट्रेड कर रहा था, उसके भाव तुरंत 1,60,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गए। आज सुबह एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने का दाम 1,62,758 रुपए था और 1 किलो चांदी का दाम 2,98,432 रुपए था। यानी मोदी सरकार के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सोना एक बार में ही करीब 10,000 रुपए महंगा हो गया। आमतौर पर संकट के दौरान सरकारें समस्याओं को खुलकर नहीं बताती। बड़े संकट को भी सरकारें बहुत हल्का करके बताती हैं ताकि लोगों में पैनिक ना फैले, अफवाह ना फैले और सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे, अनकंट्रोल ना हो जाए।
लेकिन इस बार पीएम ने किसी संकट की वजह से सोना ना खरीदने की अपील नहीं की है, बल्कि उन्होंने यह अपील एहतियातन की है, यानी कि संकट आने से पहले ही सरकार जन भागीदारी के जरिए उससे निपटने की तैयारी कर रही है। और वो तैयारी है कि विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च होने से बचाया जाए, कैसे उसको बचाकर रखा जाए। लेकिन मोदी की अपील का असर क्या हुआ है, यह आपको दिखाता हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने पीएम की अपील का उल्टा मतलब निकाल लिया। लोगों को लगा कि अभी तो पीएम मोदी अपील कर रहे हैं, कहीं बाद में सोने के दाम बढ़ गए या सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा। इसलिए देश के कई हिस्सों में सोने की पैनिक बाइंग शुरू होगी। आप देखिए कि मोदी की अपील के बाद पिछले 2 दिनों में ब्राइडल ज्वेलरी की बिक्री में 15% से 20% की तेजी आ गई। जिनके घरों में 4 से 6 महीने बाद शादी होने वाली थी, उन्होंने पैनिक में आकर अभी से गहने खरीदने शुरू कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्वेलरी के बड़े शोरूम ने 25 लाख से ज्यादा का सोना बेच दिया है, जबकि मिड साइज की ज्वेलरी शॉप्स में 15 लाख से 18 लाख रुपए तक का सोना सेल किया जा चुका है। मुंबई के मशहूर ज्वेलरी बाजार में भी सोने की बिक्री 20% बढ़ गई है। ओवरऑल देखें तो पूरे देश में पिछले 2 महीने में सोने के गहनों की खरीद 20% तक बढ़ गई। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे जो बड़े शहर हैं उसमें पैनिक बाइंग देखने को मिली और इस दौरान हैवी ब्राइडल सेट्स की डिमांड सबसे ज्यादा हो गई कि भाई 2 महीने 4 महीने बाद शादी होने वाली है घर में, तो पता नहीं क्या होगा, अभी खरीद के रख लें। क्योंकि परंपरा के हिसाब से और जो सिस्टम कस्टम है उस कस्टम के हिसाब से आपको मजबूरन वो गहना देना ही पड़ता है। आपको देखना ही पड़ता है कि गहना हम अपने शादी ब्याह समारोह में एक दूसरे को देंगे ही, इसलिए लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया अभी से। मतलब लोगों ने पैनिक में आकर सोने के गहने खूब खरीदे, खासकर शादी ब्याह वाले जो परिवार हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीएम मोदी की अपील लंबे समय तक मानी गई तो सोने की डिमांड कम हो सकती है। कहा जाता है कि हमारे देश के मंदिरों और घरों में हजारों टन सोना पड़ा हुआ है। वैसे तो यह सोना किसी काम का नहीं है, बस रखा हुआ है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो क्या हो जाए, वो आपको बताने वाला हूं। पहले देखिए कि हमारे देश के बड़े बड़े मंदिरों और घरों में कुल अनुमानित गोल्ड रिजर्व 50,000 टन है और इन सोने के भंडार का बड़ा हिस्सा भारत की अर्थव्यवस्था से बाहर है, क्योंकि वो उसमें आते ही नहीं, शामिल ही नहीं है। वो सरकारी खजाने में नहीं गिने जाते हैं, वो मंदिर के खजाने में गिने जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर पीएम की अपील पर देश के बड़े बड़े मंदिर अपने खजाने में रखा हुआ सोना भारत सरकार को एक स्कीम के तहत दे दे, जिससे उन मंदिरों की कमाई भी और भारत को सोना बाहर से खरीदना भी ना पड़े, तो आप सोचिए क्या हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है। अब ध्यान से देखते रहिए, बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। देश कहां से कहां पहुंच जाएगा, अमेरिका कहां रह जाएगा, चीन कहां छूट जाएगा। अभी भारत का गोल्ड रिजर्व 880 टन है, 880 टन। और केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर और वैष्णो देवी धाम जैसे जो बड़े मंदिर हैं, जानते हैं उनका कुल सोना उनके पास कितना है? करीब 4000 टन। यह अनुमान है, सिर्फ हो सकता है इससे ज्यादा हो। अगर सरकार को यह सारा सोना मिल जाए, यानी कि सरकारी खजाने में सारा सोना आ जाए, तो भारत का गोल्ड रिजर्व 5000 टन के आसपास हो जाए। जोड़ दीजिए आप कि 880 टन और उसके बाद जोड़िए कि अगर जो मंदिरों में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 4000 टन मंदिरों में सोना पड़ा हुआ है, वो दोनों अगर मिल जाएंगे तो 5000 टन नहीं हो जाएगा। अब सोचिए कि क्या हो सकता है, अभी देखते रहिए। यानी कि भारत का गोल्ड रिजर्व 4 से 5 गुना एकदम से बढ़ जाए, अचानक से बढ़ जाएगा और भारत दुनिया के टॉप गोल्ड होल्डिंग देशों में शामिल हो जाएगा। यानी कि भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सबसे ज्यादा सोना रिजर्व में है। अभी अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, 8000 टन से ज्यादा। इसके अलावा देखिए कि क्या फायदा होगा। भारत हर साल 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करता है, लेकिन मंदिरों से सोना मिलने के बाद भारत को कम से कम 4 से 5 साल के लिए सोना इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिजर्व इतना होगा। तो बाहर से सोना क्यों खरीदेंगे, और बाहर से सोना नहीं खरीदेंगे तो डॉलर भी नहीं देना होगा। अब इसका इंपैक्ट क्या क्या होगा यह भी आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन भारतीय रुपया भी 3 से 8% तक मजबूत हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड का रिजर्व बढ़ेगा। इसकी एक अहम भूमिका होती है रुपया के कमजोर और मजबूत होने में। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 8% तक रुपया, हमारी करेंसी जो है, वो मजबूत हो सकता है। अगर मंदिरों ने साथ दिया तो भारत को 4 से 5 सालों में 300 से 400 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती है, और शायद यही पीएम मोदी का गोल भी है। अब आप समझ रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो अपील की है वो क्यों की है। भाई कोई सोच रहा था,
कोई देख रहा था कि क्या होने वाला है? लेकिन लोग कहते हैं ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि दूर की बातों को समझते हैं, जानते हैं, इसीलिए पहले से प्लान करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत सोने के मामले में 4 से 5 साल के लिए ही सही लेकिन आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी भारत को विदेश से सोना मंगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन देश के बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट सरकार को सोना दे देंगे। यह होना इसलिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि भारत आस्था का देश है। मंदिर के कण कण से लोग आस्था रखते हैं। तो सोचिए, अगर मंदिरों से मिले सोने को सरकार पिघलाकर अपने काम में लेना शुरू करेगी तो लोग चुप नहीं रहेंगे और इसका भारी विरोध हो सकता है, क्योंकि सनातनियों का एक बड़ा तबका मंदिरों को दान में मिले आभूषण को ईश्वर की संपत्ति मानता है। मंदिरों में कितना सोना पड़ा हुआ है और उससे कैसी काया पलट हो सकती है, यह तो पता आपको चल गया। लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमारे देश में जहां हर घर की महिलाएं सोने के गहने पहनती हैं, शादी ब्याह में लाखों के गहनों से दुल्हन को सजा दिया जाता है, उस देश के घरों में कितना सोना तिजोरियों में धूल फाक रहा है? आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपकी दादी, नानी, मम्मी, चाची, बुआ सब ने कितना सोना रखा हुआ है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के घरों में पड़े गैर जरूरी सोने के गहनों को एक जगह जमा किया जाए अगर, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग स्टॉक बन सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक भारतीय परिवारों के पास कुल 25,000 से 35,000 टन सोना मौजूद है। मंदिरों में मौजूद है 4,000 के आसपास, सरकार के पास 880, और जो हमारे आपके घर परिवार में मौजूद है, जो सिर्फ तिजोरी में आप रखते हैं या बैंक के लॉकर में रख लेते हैं, जरूरत पड़ने पर कभी उसको निकालकर पहन लेते हैं शादी ब्याह में, या बैंक के लॉकर में तो पड़ा ही रहता है, देखने भी नहीं जाते हैं, उसको अगर काउंट कर लिया जाए तो कुल मिलाकर 25,000 से 35,000 टन सोना मौजूद है हमारे पास। मतलब यह हमारे और आपके घर में, भारत के घरों में रखे सोने की कुल कीमत $5 ट्रिलियन से ज्यादा है। यह रकम देश की जो सालाना जीडीपी है उससे भी ज्यादा। हमारे देश की हर महिला को यह जानकर गर्व होगा कि अकेले भारतीय महिलाओं के पास दुनिया के कुल सोने का भंडार का लगभग 11% स्टॉक है। आपने कभी इस पे न सोचा होगा न विचार किया होगा कि आपके पास जो सोने के गहने पड़े हुए हैं, जो आपकी सास ने दिए हैं, जो आपकी मां ने दिए हैं, आपकी चाची ने दिए हैं, या आपने रखा हुआ है, जो पुश्तैनी रखा हुआ है, वो सब अगर उसका अगर एवरेज निकाल देंगे तो हमारे देश की महिलाएं सबसे ज्यादा अमीर हैं भाई। हमारे आपके घरों में पड़ा कुल सोना आरबीआई के गोल्ड रिजर्व से करीब 40 गुना ज्यादा है। मतलब गरीब है आरबीआई भी। हमारे घर की जो महिलाएं हैं उनके सामने आरबीआई अगर सोने के लिहाज से देखे तो गरीब है। अगर हर परिवार अपनी तिजोरी में रखा गैर जरूरी सोना, जो कि 10 से 20% ही अगर मान लिया जाए, वो अगर सरकार को ब्याज पर दे दे तो भारत का गोल्ड रिजर्व 4 से 8 गुना और बढ़ जाएगा। यानी कि भारत का गोल्ड रिजर्व 880 टन से बढ़कर करीब 8,000 टन हो सकता है, यानी कि अमेरिका के गोल्ड रिजर्व के बराबर हो जाए। और अगर लोग अपने घरों का 50% गैर जरूरी सोना सरकार के पास जमा कर दें तो भारत दुनिया के टॉप 3 गोल्ड होल्डिंग देशों में शामिल हो जाए। अब सोचिए कि क्या चमत्कार कर सकते हैं आप। अगर जिस दिन आप चाह लें कि देश को सोने की तरह चमकाना है और आपने कमर बांध ली, तैयारी कर ली और सरकार की इस स्कीम में आप शामिल हो जाते हैं, तो सोचिए कि देश कहां से कहां पहुंच जाए। आप जरूर सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो सरकार को ऐसी कोई स्कीम ले आनी चाहिए थी जिससे कि लोग अपना सोना सरकार को रेंट पर दे देते और सरकार को उससे देश की अर्थव्यवस्था सुधारने का मौका भी मिल जाता, मदद भी मिल जाती। तो आपको एक बात बता देता हूं, शायद आपको पता हो कि नहीं पता हो, आप इतनी नजर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, लेकिन मोदी सरकार ऐसी एक स्कीम 2015 में ही लेकर आ गई थी। यानी कि 2014 में मोदी की सरकार बनी और 1 साल के भीतर ही मोदी यह स्कीम लेकर आ गए थे। आज हम लोग 2026 में खड़े हैं। 11 साल पहले लेकर आई थी सरकार एक स्कीम। सरकार ने GMS यानी कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च की थी, लेकिन लोगों ने इस स्कीम में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। आप देखिए कि 2015 से अब तक सिर्फ 39 टन सोना लोगों ने जमा किया है इस स्कीम के तहत। लोगों को यह डर रहता है कि उनके गहने सरकार के पास अगर चले जाएंगे तो वो पिघला सकती है और गहनों के रूप में उनके पुरखों की जो विरासत है वो खत्म हो जाएगी। नहीं रहता है कि दादी कहती है कि नहीं 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 हम नहीं देंगे, वो हमारी पुतौह होगी उसके लिए रखे हुए हैं, नतनी की जो शादी होगी उसमें देंगे। होता है ना, आपके घर में भी होता होगा।
तो उनको डर रहता है कि अगर सोना निकल जाएगा घर से, सरकार के पास जमा कर देंगे तो सरकार क्या कर लेगी क्या पता। और इसी डर को दूर करने के लिए सरकार ने 2025 में इस स्कीम में बदलाव भी कर दिया था भाई, लेकिन फिर भी रिजल्ट वो नहीं मिला जो सरकार चाह रही थी। पीएम मोदी ने लोगों को सोना खरीदने से इसलिए मना किया है क्योंकि भारत को अपनी खपत का 99% सोना विदेशों से खरीदना पड़ता है। यानी आप जो सोना और सोने के गहने खरीदते हैं वो विदेशी सोना ही होता है। उसे पहले सरकार खरीदकर भारत लाती है, फिर ज्वेलरी कंपनियों के जरिए वो आपके घर तक पहुंचती है। और सोना जो आप पहनते हैं वो ज्वेलरी की जो शॉप्स जहां पर आप जाते हैं वो लोग उसको बनाते हैं, मेकिंग चार्ज देते हैं, आपको दे देते हैं। आप घर लेकर चले जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अब आपने कभी देखा है कि कभी आपके घर का जो सोना है जरूरत पड़ने पर भी कभी आप निकालते हैं? बहुत ज्यादा जरूरत पड़े मतलब कोई उपाय ही नहीं है, अब घर में खाने के लिए खाना ही नहीं है, इलाज के लिए पैसा ही नहीं है, बेचने के लिए जमीन भी नहीं है, तब जाकर लोग सोना घर से निकालते हैं। नहीं तो सोना पड़ा रहता है, कई पुश्तों का सोना पड़ा हुआ होगा आपके घर में, आपके बच्चों को पता भी नहीं होगा। लेकिन ये देश के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है आज आपको बता रहा हूं। भारत अपना सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड से खरीदता है, उसके बाद यूएई से, उसके बाद यूएई जो देश है, इसीलिए आपको बता रहा था मैं कि कैसे दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडर हो गया, वो बताऊंगा अभी आपको। लेकिन समझिए कि यूएई से भारत सोना खरीद रहा है, लेकिन यूएई एक ऐसा देश है जहां पर सोने की खदानें ही नहीं है, मतलब वहां कोई ऐसा खदान नहीं है जहां सोना निकल रहा है, फिर भी यह देश सोने की इंटरनेशनल मंडी बना हुआ है, सबसे बड़ा हब बना हुआ है, सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। सोने के कारोबार में यूएई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल गोल्ड ट्रेडिंग हब बना हुआ है, जबकि पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड आता है। 2024 में यूएई ने $170 बिलियन के सोने का ट्रेड किया। यूएई मुख्य रूप से रॉ गोल्ड यानी कि कच्चा सोना आयात करता है। इसके बाद यूएई में उस रॉ गोल्ड को रिफाइन करके जेवर बनाए जाते हैं। 2024 में यूएई ने अफ्रीका से सबसे ज्यादा 748 टन सोना आयात किया था और इसी साल यूएई कुल 1392 टन सोना इंपोर्ट करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर भी बन गया। यूएई के सोने का सबसे बड़ा कस्टमर भारत ही है और इसीलिए यूएई के शहर दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। टैक्स फ्री पॉलिसी, ज्योग्राफी, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डीएमसीसी की वजह से दुबई आज ग्लोबल गोल्ड का क्रॉस रोड बन गया है। पीएम मोदी की अपील और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद आशंका जताई जा रही है कि अब भारत में सोने की बिक्री कम हो जाएगी। लेकिन आप देखिए कि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर आभूषण, परंपरा और बुरे वक्त में काम आने वाली संपत्ति मानी जाती है। और ये एक इमोशन है, जो सोने के गहने आप खरीद कर ले जाते हैं ना, ये इमोशन हो जाता है। बेटे को देना है, बेटी को देना है, बहू को देना है, पोते को देना है, इमोशनल है ये। और इसीलिए लोग अपना गहना घर में एक बार खरीदने के बाद उसे निकालते नहीं, चाहे वो पड़ा ही रह जाए। शादी हो, ब्याह हो, त्योहार, परंपरा, निवेश में गोल्ड की अहम भूमिका रहती है। इसलिए देश में हर साल करीब 700 से 800 टन सोना खपत हो जाता है भाई। अभी कुछ महीने बाद धनतेरस आने वाला, आप देखिएगा कि मार्केट में कितनी भीड़ रहती है, आपको पता ही होगा। वहां सोना खरीदने के लिए, इतना महंगा सोना खरीदने के लिए लोग लाइन में लगे रहते हैं। बिल बनवाने के लिए लंबी लंबी 2-2 घंटे की लाइन लगती है। तब सोने की सबसे ज्यादा खरीदारी होती है और सबसे ज्यादा लोग इसे खरीदने के लिए बाजार में निकलते हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि लोग धनतेरस पर सोना खरीदते हैं या फिर पीएम की अपील मानकर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का रुख करते हैं। इधर भारत अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने में जुटा हुआ है। पिछले 3 साल में भारत ने अपना गोल्ड रिजर्व करीब 380 टन बढ़ाया भी है। लेकिन चीन पर सोने की ऐसी सनक सवार हुई है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन ने क्या कर लिया है। आप देखिए कि चीन के पास कुल गोल्ड रिजर्व 2305 टन है। अभी पिछले महीने अप्रैल में चीन ने 8 टन सोना खरीदा, यानी कि चीन चुपके चुपके केवल सोने का भंडार ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि वो इसके लिए अपने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड जो है उसको भी बेच दे रहा है। सोने के साथ साथ चांदी भी चमकती जा रही है। 2025 के दिसंबर महीने तक चांदी की कीमत दोगुनी से ज्यादा हो गई। चांदी में यह तेजी सोने से भी ज्यादा रही। पिछले साल 11 महीने में चांदी ने जो रिटर्न दिया है, सोना पूरे 1 साल में भी नहीं दे पाया। 2025 के जनवरी से लेकर नवंबर तक चांदी का रिटर्न करीब 100% रहा। 1 जनवरी 2025 को चांदी की कीमत लगभग 93,500 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन 29 दिसंबर 2025 तक चांदी की कीमत 2,35,440 रुपए पहुंच गई। वहीं साल 28 जनवरी तक चांदी अपने पीक पर थी।
यानी कि चांदी की कीमत 3,85,000 प्रति किलोग्राम पहुंच गई थी। चलिए अब इसी खबर का चैप्टर 2 पलटते हैं, यानी कि दूसरा चैप्टर आपको दिखाता हूं। मोदी की नेशन फर्स्ट अपील का इतना तगड़ा असर हो रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे। कल भी मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी, कल भी मैंने आपको बताया था कि मोदी ने जो अपील की है उससे क्या क्या हो रहा है। कि बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री अपनी गाड़ियों को कम कर दे रहे हैं, अपने काफिले को छोटा कर दे रहे हैं। पीएम मोदी के काफिले में आज भी सिर्फ 2 गाड़ियां ही दिखाई दी। कई लोग कल कह रहे थे कि अरे आज तो दिखाने के लिए मोदी जी ने शूट करवा लिया होगा। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कंसर्न है ये कि क्या ये सुरक्षा के लिए चुनौती तो नहीं है। देश के लोग आज बात कर रहे हैं कि भाई सब बातें तो ठीक है, लेकिन मोदी जी ये सिर्फ 2 गाड़ी लेकर मत घूमिए, आपका सुरक्षित होना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन पीएम मोदी की इस मैसेजिंग का असर यह हो रहा है कि मंत्री संतरी समेत तमाम आम जनता पेट्रोल की बचत का संकल्प धीरे धीरे अब लेने लग गई। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने काफिले में कटौती कर दी है। राजनाथ सिंह छोटे काफिले के साथ दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना हुए। उनके काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां थी जब वो जोधपुर के लिए जा रहे थे, जबकि पहले देश के रक्षा मंत्री का काफिला इससे कई गुना बड़ा हुआ करता था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को देखिए, उन्होंने भी अपने काफिले की गाड़ियों को कम कर लिया है। यह फैसला उन्होंने पीएम की अपील के बाद ही लिया है और ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके काफिले में मात्र आज 2 ही गाड़ियां दिखाई। इधर मंत्रियों ने काफिला कम किया तो उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी गाड़ी ही छोड़ दी, बीकानेर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वो अर्जुन मेघवाल ई रिक्शा में बैठकर वहां पर पहुंचे और अपने घर तक ई रिक्शा में ही गए। आपको बता दें कि अर्जुन मेघवाल के काफिले में पहले से इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो हैं, मौजूद हैं। अब पीएम मोदी की अपील के बाद उन्होंने तय किया है कि वो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए सिर्फ ई वाहनों से ही दौरा किया करेंगे। गुजरात के राज्यपाल ने भी आज पीएम मोदी की अपील के बाद प्रोटोकॉल तोड़ दिया। उन्होंने दिल्ली से कुरुक्षेत्र आज उनको जाना था, पहुंचना था, जो कि बाय एयर था उन्हें पहुंचना, लेकिन वो हवाई यात्रा छोड़कर ट्रेन से कुरुक्षेत्र पहुंच गए। ट्रेन से उतरने के बाद गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने साइकिल की सवारी भी। उनका पूरा काफिला साइकिल पर सवार था। क्या आप देख रहे हैं, सब साइकिल पर, पीए, सिक्योरिटी गार्ड्स, जितने अधिकारी उनके साथ चल रहे हैं सब साइकिल पर चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साइकिल की रैली निकल रही है, लेकिन ये साइकिल रैली नहीं निकल रही है। ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की देश से, उसकी बानगी दिखाई दे रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुजरात के राज्यपाल साइकिल से चल रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मोदी की अपील को फॉलो किया है। उन्होंने तो विधानसभा पहुंचने के लिए कार नहीं बल्कि बाइक का इस्तेमाल कर लिया। ये देखिए, बाइक से पहुंचे, आज हेलमेट वेलमेट लगाकर अच्छे से बढ़िया से देवेंद्र फडणवीस बाइक से पहुंचे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पेट्रोल बचाने की मुहिम में शामिल हुई। उन्होंने दिल्ली वासियों से इससे जुड़ी अपील की। ये अपील क्या है आपको बताऊंगा, पहले आप देखिए कि खुद रेखा गुप्ता ने कैसे इस अपील पर अप्लाई करते हुए इस अपील को फॉलो किया और उनकी कार का काफिला अब जो 13 से घटकर सिर्फ 4 रह गया है, वो देख लीजिए एक बार। ये तस्वीर है, 13 गाड़ियों का काफिला दिल्ली की मुख्यमंत्री का हुआ करता था, लेकिन 4 गाड़ियों में अब वो चलने लग गई है। यानी कि करीब 60% तक की कमी उन्होंने अपने काफिले की गाड़ियों में कर दी है। दिल्ली सरकार ने आज पीएम मोदी की अपील के बाद कई बड़े फैसले किए। सीएम रेखा गुप्ता ने मीटिंग में फैसला किया कि सरकारी कर्मचारी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली सरकार अगले 6 महीने नई गाड़ी नहीं खरीदेगी। सीएम, मंत्री और अधिकारी हर सोमवार को मेट्रो से दफ्तर जाया करेंगे। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तेल खर्च में 20% कटौती की जाएगी। 50% सरकारी मीटिंग अब ऑनलाइन ही होगी। सीएम काफिले की गाड़ियां 14 थी, जो 13 से 14 हुआ करती थी, उसे घटाकर 4 कर दी गई है। मंत्रियों अधिकारियों के दौरे रद्द कर दिए गए हैं। विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। अगले 3 महीने तक दिल्ली सरकार कोई भी बड़ा इवेंट नहीं करने वाली है। 15 मई से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान भी शुरू किया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। सरकारी दफ्तरों में एसी को 24 से 26 डिग्री पर सेट किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 24 से 26 डिग्री पर अगर आप एसी को सेट कर लेते हैं तो आपका जो बिल है वो आधा हो जाता है। मॉल्स में मेड इन इंडिया कॉर्नर बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार सिर्फ मेड इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है उसको ही प्राथमिकता देगी। सरकारी स्कूलों के साथ होने वाली बैठक ऑनलाइन होगी। प्राइवेट संस्थानों से भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। कोर्ट और यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन सिस्टम अपनाने की अपील की गई है। जनता से नो व्हीकल डे मनाने की अपील की गई है। यह सब दिल्ली सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पहल की गई है। तो ये रेखा गुप्ता की तरफ से तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री ने जो देश से अपील की है, उस अपील को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, घर घर तक पहुंचाए, उसके लिए उन्होंने ये तमाम तैयारियां की है। पीएम मोदी की अपील के बाद त्रिपुरा सरकार ने भी सरकारी खर्च कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए।
त्रिपुरा सरकार ने कर्मचारियों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। यह नियम ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने संस्थाओं से भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की। वहीं चंडीगढ़ के अधिकारी भी बुधवार को सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बड़ा फैसला ले लिया। अभी 2 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने काफिले को लेकर खूब चर्चा में थे। पीएम मोदी की अपील के बाद भी उनके काफिले में 19 गाड़ियां दिखाई दे रही थी। मगर अब शायद दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की तरह बिहार के सीएम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज समझ चुके हैं। तो आप देखिए कि आज उनके काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियां दिखाई, यानी कि 19 से सीधे 3 गाड़ी पर आ गए। गजब है, शानदार, इसे बोलते हैं एकदम आसमान से जमीन पर आना। खैर, अच्छा भी है। इस तरह की सुर्खियां बनने के बाद अगर मुख्यमंत्री को सजग वो महसूस करते हैं, सजग होना भी चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री कोई मैसेज दे रहे हैं तो भाई उसको अपनाना है, उसको सुनने में और अमल करने में इतनी देर क्यों करनी है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए सम्राट चौधरी, आखिरकार उन्होंने अपने काफिले से गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। प्रधानमंत्री की जो अपील है उसको उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है। पीएम की अपील नहीं मानने वालों पर बीजेपी सख्त भी नजर आ रही है और बीजेपी ने कहा भी कि सख्ती बरती जाएगी। मध्य प्रदेश के भिंड के किसान मोर्चा के नए जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव हैं 100 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले लेकर पहुंच गए थे। इस दौरान एक गाड़ी में तो डीजे भी लगा हुआ था। मतलब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डीजल बचाइए, पेट्रोल बचाइए, ईंधन ज्यादा खर्च मत कीजिए, और इधर देखिए, मतलब देश में गजब गजब लोग हैं। यह वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने इस पर एक्शन भी ले लिया, उन्हें पद से हटा दिया गया है। बीजेपी ने कहा कि भाई नहीं चाहिए ऐसा नेता, हटाओ इनको। क्या करेंगे ऐसे नेताओं को रख के जो पहले अपने बारे में सोचते, अपना भौकाल टाइट रहे वो देखते। भाई जनता के बारे में सोचिए, जो प्रधानमंत्री जनता के बारे में सोच रहे हैं, आगे संकट हो जाए, कोई कैसी परिस्थिति आ जाए, उससे निपटने के लिए पहले तैयारी चल रही है और इनको अपना भौकाल टाइट रखना है। भाई गजबे गजबे लोग हैं। पीएम ने पेट्रोल बचाने की अपील इसलिए की है ताकि दाम स्थिर रहे और लोगों को आने वाले दिनों में परेशानी ना हो। आप देखिए कि आरबीआई भी कह चुका है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी तय है। आरबीआई गवर्नर ने स्विट्जरलैंड में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार अभी तक ईंधन की कीमतों को नियंत्रण में रखे हुए है और उसकी कोशिश भी की जा रही है, लेकिन हालात ज्यादा बिगड़ने पर आम लोगों पर इसका असर पड़ सकता है। भारत तेल, गैस और फर्टिलाइजर के लिए काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। ऐसे में अगर सप्लाई प्रभावित होती है या फिर कीमतें बढ़ती हैं तो भारत पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। अगर संकट जल्दी खत्म नहीं हुआ तो सरकार को पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों से वसूलना पड़ सकता है, यानी कि आने वाले समय में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। पीएम मोदी की अपील के बाद पूरा देश पेट्रोल बचाने की मुहिम में जुटा हुआ है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि यह बात तो राहुल गांधी ने बहुत पहले कह दी थी। सुनिए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने क्या कहा। पहले इसको बोलना चाहिए था। जब बंगाल का चुनाव था, असम का चुनाव था, केरल का चुनाव था, पौंडीचेरी का था, पहले क्यों नहीं बोले? और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी पहले ही बोले कि समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने वाली है। तो उसमें राहुल जी को झूठा साबित करने का पूरा प्रयास किया भाजपा ने, मोदी जी ने। और चुनाव बाद जब लोगों को ठग लिया, बेवकूफ़ बना लिया, तो चुनाव बाद आप कह रहे हैं कि भाई अब डीजल पेट्रोल मत चलाइए, सोना मत खरीदिए, मेट्रो में घूमिए। तो ये पहले बताना चाहिए था। निश्चित हम सब लोग देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। जैसे देश की कैसे मदद हो, देश को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। इधर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर देश को ठगने का आरोप लगाया तो उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर बम फोड़ दिया। बीजेपी ने विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठा दिया। आज बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले 22 साल में 54 विदेशी यात्राएं की हैं। उन्होंने दावा किया कि हर विदेश दौरे में राहुल गांधी ने 3 से लेकर 4 लोग अपने साथ भी वो लेकर गए हैं। इन यात्राओं पर कुल खर्च करीब 60 करोड़ रुपए बैठता है। राहुल गांधी के चुनावी हलफनामे का हवाला देते हुए बीजेपी ने कहा कि पिछले 10 सालों में उनकी घोषित इनकम 11 करोड़ रुपए ही है। फिर राहुल गांधी ने विदेश यात्राओं में 60 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर दिए? कोई पूछेगा ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया कहां से भैया? राहुल की फॉरेन ट्रिप की फंडिंग किसने की? बीजेपी ने राहुल गांधी से 22 साल में 54 फॉरेन टूर के पीछे का उद्देश्य भी पूछ लिया है। बीजेपी का दावा है कि मई 2026 में राहुल गांधी निजी यात्रा पर मस्कट गए हुए थे, लेकिन इस यात्रा का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, मेजबान या एजेंडा सामने नहीं आया है अभी तक। बीजेपी और कांग्रेस में अब विदेश यात्राओं को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की ध्यान भटकाओ पॉलिसी करार दे दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक विफलताओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रही है। सुनिए जयराम रमेश ने क्या कहा।
कि प्रधानमंत्री की नाकामी से ध्यान हटाना चाहिए। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं, और संबित पात्रा मंत्री बनना चाहते हैं, और क्या। पाठशाला में अब ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात का चैप्टर। ट्रंप की अकड़ पर आज जिनपिंग का एक छोटा सा हैंडशेक भारी पड़ गया। ट्रंप जिनपिंग की मीटिंग के बीच मार्को रूबियो ने ऐसा क्या देखा कि वो हैरान रह गए। अक्सर ये कहा जाता है कि जब दो महाशक्तियां टकराती हैं तो पूरी कायनात हिल जाती है। आज दुनिया की दो महाशक्तियां ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात ने भी पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हर कोई इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश कर रहा है। भाई, मुलाकात का समय है ही ऐसा। दरअसल सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका ईरान युद्ध में फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ ट्रेड वॉर, ताइवान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच तलवारें खींची हुई। हालांकि चीन ने इस बार ट्रंप का स्वागत 2017 के मुकाबले कहीं ज्यादा भव्य तरीके से किया है, लेकिन इस भव्यता पर शी जिनपिंग का एक छोटा सा हैंडशेक ट्रंप पर भारी पड़ गया। कूटनीति में कभी कभी शब्द वो बात नहीं कह पाते हैं जो हाथ मिलाने का खामोश अंदाज कह देता है। एक तरफ ट्रंप चीन में है तो दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इंडिया पहुंच गए हैं। आज ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए अराक्ची दिल्ली में है। अराक्ची ने दिल्ली से जो संदेश दिया है उससे व्हाइट हाउस में हलचल तेज हो गई। आज ट्रंप और जिनपिंग के बीच किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसके बारे में बताने से पहले आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आज ट्रंप जिनपिंग से मिलने के लिए बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचे, जहां पहले से मौजूद जिनपिंग से ट्रंप ने बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। जब इस हैंडशेक के अंदाज और इसके पीछे छुपे मैसेज का मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से निकाल रहा है। दरअसल ट्रंप अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में तेजी से आगे बढ़े और जिनपिंग का हाथ मजबूती से उन्होंने थाम लिया। देखिए, ट्रंप अक्सर सामने वाले का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हैं, जो यह दिखाता है कि वो बातचीत शुरू होने से पहले ही मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शी जिनपिंग बिना किसी प्रेशर में आए अपनी जगह से वो हिले तक नहीं। जिनपिंग ने ना तो बहुत गर्मजोशी दिखाई और ना ही वो ट्रंप के खिंचाव के आगे झुके, यानी कि आगे बढ़े। करीब 15 सेकंड तक चले इस हैंडशेक में ना तो ट्रंप ने पकड़ अपनी ढीली की और ना ही जिनपिंग ने अपनी पोजीशन बदली। कैमरे की फ्लैश लाइट के बीच दोनों नेताओं की आंखों में एक अजीब सा तनाव भी साफ नजर आ रहा था। कूटनीति की भाषा में इसे डोमिनेंस क्यों कहा जाता है, जिसमें सामने वाला हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन जिनपिंग ने अपने हाथ मिलाने के अंदाज से ट्रंप को क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई, आप हाथ खींचते होंगे, आप मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते होंगे, लेकिन इधर मैं हिलने वाला नहीं हूं, इधर फेविकॉल का जोड़ लगा हुआ है। जिनपिंग ने मीटिंग शुरू होने से पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता दिया कि वो ट्रंप या अमेरिका के प्रेशर में नहीं है। मीटिंग के दौरान जिनपिंग ने ट्रंप को चीन और अमेरिका की दोस्ती की याद दिलाई और ऐसी चेतावनी भी दी कि हर कोई हैरान रह गया। इस मीटिंग का सबसे पहला मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही रहा। ट्रंप ने चीन से ईरान पर दबाव डालने की अपील की और इस दौरान दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलना चाहिए और ईरान को शिपिंग पर टोल नियंत्रण नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भी बातचीत हुई। अमेरिका अपने बोइंग विमान और कृषि उत्पाद फिर से चीन को बेचना चाहता है। इस दौरान चीन का सबसे संवेदनशील ताइवान के मुद्दे पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई। जिनपिंग ने ट्रंप को सख्त चेतावनी दी कि ताइवान चीन अमेरिका संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर इसे गलत तरीके से संभाला गया तो दोनों देशों के बीच टकराव या फिर संघर्ष हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वो बयान सुनवाता हूं जिसमें उनके तेवर और ताकत दोनों एक साथ झलक रहे हैं। Welcome back to China after 9 years. 9 साल बाद चीन में आपका फिर से स्वागत है। पूरी दुनिया हमारी इस मुलाकात को देख रही है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हमारे दोनों देशों के बीच मतभेदों की तुलना में समान हित ज्यादा है। एक देश की सफलता दूसरे के लिए अवसर होती है और अगर दोनों देशों के रिश्ते अच्छे और स्थिर रहें तो इसका फायदा पूरी दुनिया को होगा। चीन और अमेरिका दोनों को आपसी सहयोग से लाभ होगा और टकराव से नुकसान। हमें प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। Cooperation and lose from confrontation. जिनपिंग के तेवर देखने के बाद ट्रंप को यह अच्छी तरह समझ में आ गया है कि अगर इस मीटिंग में जरा भी गड़बड़ी हुई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए ट्रंप ने भर भर के शी जिनपिंग की तारीफ शुरू कर दी। जो ट्रंप पिछले 1 साल से चीन की आलोचना का कोई मौका नहीं गंवा रहे थे, उनकी नीतियों को बकवास बता रहे थे, वो ट्रंप आज राष्ट्रपति जिनपिंग के तारीफों के पुल बांध रहे थे। राष्ट्रपति शी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले यह ऐसा सम्मान था जैसा बहुत कम लोगों ने पहले कभी देखा होगा।
आप और मैं अब लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। दरअसल हमारे दोनों देशों के बीच किसी भी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बीच सबसे लंबा संबंध रहा है और मेरे लिए ये सम्मान की बात है। हमारा संबंध शानदार रहा है। हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे हैं। जब भी कठिनाइयाँ आईं, हमने उन्हें मिलकर सुलझाया। मैं आपको फ़ोन करता था और आप मुझे फ़ोन करते थे, और जब भी कोई समस्या होती थी, लोग ये नहीं जानते, हम उसे बहुत जल्दी हल कर लेते थे और हम साथ मिलकर एक शानदार भविष्य बनाने जा रहे हैं। चीन के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है और आपने जो काम किया है उसके लिए भी। आप एक महान नेता हैं। मैं ये बात सबको कहता हूँ, आप एक महान नेता हैं। Sometimes people don't like me saying it. अमेरिका के लिए एक मीटिंग बहुत अहम मीटिंग है और इस बात से भी आप इस मीटिंग की अहमियत को समझ सकते हैं कि अपने तय समय से 1 घंटे की बजाय 2 घंटे जल्दी ज्यादा ये मीटिंग चली है। मतलब 1 घंटे मीटिंग जो तय हुई थी कि 1 घंटे करने वाले मीटिंग, वो 2 घंटे से ज्यादा तक चल गई। इसमें ट्रंप के साथ उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दरअसल मार्को रूबियो जैसी इस मीटिंग हॉल में पहुंचते हैं, वो उसकी भव्यता देखो कैसे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखिए जरा, देखने लग जाते हैं छत में कि बाप रे बाप क्या हो रहा है, क्या किया है, कभी देखा ही नहीं। इस हॉल को देखकर उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। दरअसल ये मीटिंग बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में हो रही थी, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और विशालता के लिए पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। दुनिया भर से आने वाले विदेशी डेलीगेशन को इसी इमारत में बुलाया जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में ऑडिटोरियम है, जहां पर करीब 10,000 लोग बैठ सकते हैं। दूसरा कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहां मीटिंग्स होती हैं, और इसके तीसरे हिस्से में मेहमानों को राजकीय भोज देने के लिए एक जगह बनाई गई है, एक हॉल है। आगे बढ़ने से पहले आपको ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की कुछ हैरान करने वाली जानकारियां भी बताता चलता हूं। इस इमारत का आकार 1,71,800 वर्ग मीटर का है। इसमें फुटबॉल के करीब 14 मैदान आ सकते हैं। इसके ग्रेट ऑडिटोरियम में एक साथ 10,000 लोग बैठ सकते हैं, जबकि स्टेट बैंक्वेट हॉल में 5 से 7,000 लोग खाना खा सकते हैं एक साथ। इसका डिजाइन चीनी पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक शैली का मिश्रण है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इस विशाल इमारत के मात्र 10 महीने में तैयार इसे कर दिया गया था, इसको जब बनाया गया था। इसका निर्माण अक्टूबर 1958 में शुरू किया गया था और सितंबर 1959 में इसका उद्घाटन कर दिया। कितनी तेजी से इतनी बड़ी इमारत बना ली गई। और यही वजह है कि जब एलन मस्क इस इमारत के बाहर खड़े थे तो वो भी घूम घूम कर इसका वीडियो बना रहे थे। जैसे पर्यटक जाते हैं ना किसी जगह पर और वहां पर वीडियो बना रहे होते हैं, एलन मस्क भी देखिए वैसे ही कर रहे हैं। अपने मोबाइल पर इस भव्य इमारत और इसके आसपास का जो वो वीडियो बना रहे हैं वो भी खूब वायरल हो रहा है। चीन से व्यापार बढ़ाने के लिए ट्रंप अपने साथ एप्पल, टेस्ला और बोइंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को साथ में लेकर गए हुए थे। ये सभी लोग चीन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रेयर अर्थ मेटल से जुड़ी डील को बढ़ाने के लिए बात करें। इसमें खास तौर पर एलन मस्क अपनी टेस्ला कार के लिए सबसे ज्यादा बैटरी चीन से मंगवाते हैं। इसके अलावा एप्पल फोन बनाने में इस्तेमाल होने वाला रेयर अर्थ मेटल भी चीन में ही मिलता है। यानी कि जितनी जरूरत आज अमेरिका को चीन की है, उतनी ही चीन को भी अमेरिका की जरूरत है। ट्रंप की चीन यात्रा में एक डील ऐसी भी है जो अमेरिका में बहुत बड़ी आर्थिक राहत दे सकती है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन से इस बार फिर हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग के साथ डील हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो बोइंग और अमेरिका को बड़ा फायदा होगा। इस दौरे में 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बोइंग विमान डील हो सकती है। चीन 500 बोइंग 737 मैक्स, 100 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और कई 777X वाइड बॉडी विमान खरीद सकता है। अगर यह डील हो गई तो यह इतिहास का सबसे बड़ा विमान सौदा होगा। इससे पहले 2017 में चीन ने करीब 3.5 लाख करोड़ में 300 बोइंग विमानों की डील की थी। चीन बोइंग कंपनी का बहुत बड़ा ग्राहक है, लेकिन पिछले सालों में ट्रेड वॉर, टैरिफ और सैंक्शंस की वजह से यह डिलीवरी रुकी हुई थी। लेकिन इस बार अमेरिका को उम्मीद है कि यह डील उसे मिल जाएगी। ट्रंप की इस यात्रा के दौरान बीजिंग में लगे सीसीटीवी भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल ट्रंप की चीन यात्रा की कवरेज के लिए अमेरिका से आए हुए एक पत्रकार का चालान हो गया। वो बीजिंग पहुंचे हुए थे, जहां आज कवरेज के दौरान एक पत्रकार की कार का चालान हुआ। और अब सोशल मीडिया पर चीन का ये जो सर्विलांस सिस्टम है बहुत वायरल हो रहा है कि भाई साहब अमेरिका से जो पत्रकार आए थे उन्हीं का चालान कर दिया। लेकिन वहां पर जो सिस्टम है वो किसी को बख्शता नहीं है, उसका चालान होता ही है। चीन को भी इस डील की बहुत जरूरत है, जिस डील को अमेरिका करना चाहता है, क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी लड़खड़ा रही है। अगर आने वाले महीनों में दुनिया भर में मंदी और रिसेशन आया तो लोग सामान खरीदना कम कर देंगे। ऐसे में सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ेगा, क्योंकि चीन की
जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वो एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है। चीन की अपनी जीडीपी का करीब 20% हिस्सा एक्सपोर्ट से कमाता है चीन। ऐसे में चीन के लिए भी ईरान युद्ध रुकवाना बहुत जरूरी हो गया। हालांकि अमेरिका ने पहले ही ऐसे इशारे दे दिए हैं कि ईरान युद्ध रुकवाने के लिए उसे चीन की मदद चाहिए। अब देखना यह होगा कि कल ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात में क्या नतीजा निकलता है। एक तरफ ट्रंप चीन में हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने की कोशिश भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भारत पहुंच चुके हैं। दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए अरागची नई दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया और इस मीटिंग में अरागची ने अमेरिका को एक मैसेज भी दिया। सुनिए। अमेरिका की दबंगई के खिलाफ हमारा संघर्ष कोई नई लड़ाई नहीं है। हम में से कई देशों ने इस तरह के दबाव और जबरदस्ती का सामना किया है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर खड़े हों और साफ कर दें कि ऐसी नीतियों की जगह इतिहास के कूड़ेदान में है। इतिहास ने दिखाया है कि जब साम्राज्य कमजोर होने लगते हैं तो वो अपने पतन को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। एक घायल जानवर गिरते समय पूरी ताकत से पंजे मारता है और दहाड़ता है। पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें बताएंगे यूपी में ऐसी आंधी चली, हवा में उड़ने लगा इंसान, कहां गिरे पेड़ और कहां दबी कार। कुदरती तांडव के बाद सीएम योगी का एक्शन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी हुए यूपी में तबाही की तस्वीर देखकर परेशान। आंधी तूफान के बाद बारिश पर वो अपडेट जो उत्तर भारत की मुसीबत बढ़ाने वाली है। ऐसा लग रहा है कि एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी टपक पड़ती है, दूसरी खत्म नहीं होती और तीसरी आ जाती। अभी एलपीजी संकट वाला बवाल थमा नहीं था ठीक से, अब आंधी तूफान का बवंडर आ गया है और इस बार तो यूपी में हर चौथा जिला तबाही से सिहर उठा है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आंधी तूफान इतना जबरदस्त आएगा कि आदमी 50 फीट ऊपर हवा में उछल जाएगा, एकदम किसी फुटबॉल की तरह। देखिए जरा इस तस्वीर को देखिए, फिर आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये कहां की तस्वीर है, क्या हुआ था और आंधी के दौरान ऐसा क्या चल रहा था कि एक आदमी 50 फीट ऊपर तक चला गया। साउथ की फिल्मों में आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, फिल्मी तस्वीर लग रही है, लेकिन तस्वीर ये फिल्मी है नहीं, असली तस्वीर है। यहां ये रियल तस्वीर है। जी हां, इसे वीडियो ऑफ द डे भी कहा जा रहा है और बिहाइंड स्टोरी इसकी क्या है, पीछे की कहानी क्या है इस स्टोरी की, वो जानने में लोग लगे हुए हैं। मई के महीने में आए कुदरती तांडव में कितने पेड़ गिरे, उन पेड़ों के गिरने से कहां कितने लोगों की मौत हो गई, कितने जानवर जड़ समेत उखड़े पेड़ों की चपेट में आ गए, कहां कहां हवा की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे को भी पार कर गई, ये भी आज आपको बताने वाला है। इस आंधी तूफान के बाद कौन सा संकट ऐसा है जिसने यूपी ही नहीं समूचे उत्तर भारत को डरा कर रखा हुआ है और क्यों कहा जा रहा है कि बेमौसम बारिश के बाद अब बारिश के दिनों में नई मुसीबत आने वाली है। इसकी भी वजह आपके सामने रखूंगा, मगर फिलहाल तबाही का एक ट्रेलर देख लीजिए कि कैसे आज तबाही ने बवाल काट दिया। यूपी के बरेली में एक शख्स के हवा में उड़ने का ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। ये तो आंधी तूफान की स्पीड से पता चला कि इतनी ऊंचाई तक इंसान कैसे पहुंच गया इस तूफान में। लेकिन पहले लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि तूफान आएगा तो कोई ऐसे उड़ जाएगा क्या। देखिए सिर्फ 9 सेकंड के भीतर यह शख्स जमीन से 50 फीट ऊपर ऊंचाई तक गया है और फिर नीचे आकर जमीन पर यानी कि खेत में गिर गया। आप देखिए कि तेज हवा के झोंके में टीन शेड उड़ता है और फिर उसी के साथ ये जनाब जो है, ये जो शख्स हैं उसको पकड़कर खड़े थे, उसके साथ उड़ जाते। एकदम फिल्मी स्टाइल में सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, ये रियल है। कई लोग कह रहे हैं कि हवा की रफ्तार करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस शख्स का नाम नन्हे मियां है, जिसे आप देख रहे हैं हवा में उड़ते हुए। अब देखिए ये उनकी दूसरी तस्वीर आ गई। इस वीडियो में इन्हें पूरे हिंदुस्तान में वायरल कर दिया है। जैसे ही हवा में ये उड़े उसके बाद इसे लोग देखने लग गए, सर्च करने लगे, ढूंढने लगे कौन है आदमी जो हवा में उड़ रहा था। बाद में पता चला कि 80 से ज्यादा की स्पीड की हवा चल रही। हालांकि वायरल हुआ, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो आंधी तूफान की वजह से जो भी जहां भी नुकसान हुआ था उस पर भी लोगों ने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। लेकिन आपको मैं डिटेल में बताता हूं कि क्या क्या हुआ है। पहले नन्हे मियां के बारे में बता देता हूं। नन्हे मियां को भी काफी देर तक नहीं पता चला कि उनके साथ हुआ क्या जब वो उड़ गए थे ऊपर। आंधी तूफान आया और इसमें ऊपर उड़ते हुए नजर आए, ऐसे उड़े कि कई फीट ऊपर चले गए और फिर इन्हें कोई होश तक नहीं रहा, मक्के के खेत में जाकर गिरे। बाद में कुछ लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, तब जाकर एहसास हुआ कि तूफान में भयंकर कांड हो गया है। अब इतनी ऊंचाई तक उड़ गए तो फिर गिरने की जगह भी काफी दूरी होगी। करीब 40 मीटर दूर मक्के के खेत में जाकर गिरे। 2 और लोग इनके साथ उड़ गए थे, लेकिन वो तो लकी थे थोड़े से कि वहीं रह गए, आसपास में ही गिर गए। नन्हे मियां के साथ क्या कुछ हुआ उनकी जुबानी आपको सुनवाते हैं। गाड़ी के जोड़े खड़े हम बाम में रस्सी पड़ी हुई थी। अच्छा। हाँ रस्सी पकड़ी थी, गाड़ी हमारी खड़ी थी, वो रस्सी पकड़ रही थी।
कि ऐसे हुआ, हम जान से रुक जाएंगे, नहीं रुक पाए तो अभी वो रस्सी टूट गई, ऊपर चले गए। जब आदमी तेज हवा में इतने ऊपर तक उड़ गया तो फिर पेड़ की क्या बिसात है, वो भी जड़ समेत उखड़ गए और जा गिरा एक गाड़ी के ऊपर। देखिए एक तस्वीर ये है, हालांकि कई जगह पेड़ उखड़े हैं लेकिन एक तस्वीर जो है वो देख लीजिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है। इस कार के अंदर एक शख्स भी बैठा हुआ था। उसने सोचा नहीं था कि आंधी तूफान थम जाएगा तब तक ऐसा कांड हो जाएगा। उसने सोचा ही नहीं कि कभी ऐसा भी हो जाएगा कि पूरे का पूरा पेड़ उखड़ कर गाड़ी पर, कई बार डाली वाली गिर जाती है लेकिन पूरा पेड़ उखड़ कर गिर जाएगा, ये इस गाड़ी में बैठा हुआ आदमी सोच भी नहीं पा रहा था। नहीं तो भाग गया होता पहले, लेकिन पेड़ भरभरा कर गाड़ी के ऊपर गिर गया। गनीमत ये थी कि कुछ ही सेकंड पहले ही इस खतरे का एहसास हो गया था जो गाड़ी में बैठे हुए लोग थे और जान बचाने के लिए वो बाहर निकल गए। कार चकनाचूर भले ही हो गया हो लेकिन उनकी जान बच गई। मगर सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, अच्छी नहीं होती है, कई बार किस्मत खराब भी होती है। ये भाई साहब सोच रहे थे कि टपरी को हवा में उड़ने से बचा लेंगे, कुछ देर तक पकड़ कर खड़े भी रहे, लेकिन जब समझ आ गया कि इनके बस की बात नहीं है तो छोड़कर भागे। फतेहपुर से जगह जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बता रही हैं कि आंधी तूफान कितनी तेज था, आंधी तूफान कितना ज्यादा था। एक जगह टीन शेड उखड़ा और वहां से गुजर रहे कुछ लोग बच गए। ऐसा लगा था कि मानो ये तूफान ऐसी तबाही करने आया हो जो कल्पना से परे हो। एकदम गुप्त अंधेरा छा गया दिन के अंदर। जी हां, दिन के अंदर एकदम गुप्त अंधेरा छा गया था। मिर्जापुर में तो पीपा पुल ही इस तबाही की भेंट चढ़ गया। देखिए कि कैसे दो हिस्सों में पीपा पुल बट गया। अब तक तो ऐसी तस्वीर बाढ़ के भयानक मंजर में ही आपने देखी होगी, इस तरह की जो तस्वीर आती थी। मगर यहां तो जो पीपा पुल है वो आंधी तूफान की वजह से ढह गया, उसकी दबिश को बर्दाश्त नहीं कर पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस वक्त पंटू पुल टूटा तब उस पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन अब हजारों लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है इस पुल के जरिए। यह पुल मिर्जापुर को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला पुल है। बदायूं की अब तस्वीर देख लीजिए। यहां भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं भी छिप जाएं, कहीं भी जाकर अपनी जान बचा ले। लेकिन बिन बताए आई इस मुसीबत ने घरों में भी लोगों को नहीं बख्शा, नहीं छोड़ा। कहीं पेड़ गिरने से लोग मर गए, कहीं दीवार गिरने से जान चली गई। उत्तर प्रदेश में आई इस तबाही ने किस कदर तांडव मचाया वो भी आप देखिए। यूपी में आंधी तूफान से 19 जिलों में भारी तबाही आई। 24 घंटे के भीतर करीब 90 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 100 से ज्यादा जानवर भी कुदरत की इस तांडव का शिकार हो गए। और मरने वालों का जो आंकड़ा है अभी और बढ़ सकता है, ये आशंका जाहिर की जा रही है। दीवार गिरने और पेड़ टूटने की वजह से ज्यादा मौतें हुई हैं। कई जगह आसमानी बिजली गिरने की घटनाएं भी हुई हैं। रॉबर्ट्सगंज में तो विधायक ही आंधी तूफान में फंस गए। बीजेपी विधायक भूपेश चौबे जब रॉबर्ट्सगंज पन्नूगंज खलियार मार्ग से गुजर रहे थे तो अचानक कैसे वो फंस गए वो देखिए। माथे पर उन्होंने गमछा बांध लिया था कि हवा जो बहुत तेज लग रही थी, कान के ऊपर हवा के जो थपेड़े पड़ रहे थे उससे थोड़ा सा बच सके। बिजली के पोल भी गिर गए यहां पर, देखिए बिजली के पोल गिर गए, पेड़ गिर रहा है, उसमें अपना बचाने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। विधायक जी को इस संकट से बाहर निकलना था, ऐसे में अपने साथियों के साथ ही रास्ता उन्होंने खुलवाया बाद में कि भाई हटाओ तभी तो गाड़ी आगे निकलेगी। काफी देर बाद रास्ता खुला, विधायक जी वहां से निकल गए। कौशाम्बी में इस आंधी के बाद भी तबाही का खौफनाक तांडव जारी रहा। दरअसल तेज हवाओं के चलते किसी के चूल्हे की आग भड़क उठी और 12 परिवारों की गिरफ्ती राख कर दी। देखते ही देखते इन सभी घरों में भीषण आग लग गई। हालांकि जब तक इस पर काबू पाया गया तब तक देर हो चुकी थी, सामान जलकर खाक हो गए थे।